आंदोलन ईरान में चल रहा है और आग पूरी दुनिया में लगी है, क्योंकि सभी देश इस ताक में लगे हैं कि कैसे ईरान के कमजोर होने का फायदा उठाया जाए। अमेरिका को वर्चस्व चाहिए, चाइना को ऑयल और इन्फ्लुएंस, पाकिस्तान को इराक के चाबार बंदरगाह से भारत का रास्ता बंद करना है। और इन सब के बीच सवाल उठता है कि आखिर इन सब का भारत पर क्या असर पड़ेगा। आखिर क्यों ईरान का यह संकट भारत की चिंता बन चुका है। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के इस लेक्चर में खास आप सभी के लिए। और जो भी साथी दोस्त प्रिय एस्पिरेंट इस चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एक एक लेक्चर आपके लिए इंपॉर्टेंट रहता है जो हम लेकर के आते हैं। डिटेल्ड एनालिसिस की जाती है और एक इंटरनेशनल नेशनल पॉलिसीज की, हर एक इंटरनेशनल नेशनल इवेंट्स की। तो चलिए देखते हैं क्या है ईरान का मुद्दा। ईरान में एक बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है जो कि आज के पहले कभी भी नहीं हुआ था। एक लार्ज स्केल मास प्रोटेस्ट चल रहा है। इकोनॉमी तबाह हो चुकी है ईरान की, हर तरीके से बेरोजगारी फैल चुकी है, भुखमरी फैल चुकी है, लाखों लोग सड़कों पे आ चुके हैं, दुकानें लूटी जा रही हैं, तोड़ी जा रही हैं और 2000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। इतनी भयावह स्थिति वहां पर आ चुकी है। आप देखेंगे कि ईरान की करेंसी कोलैप्स हो चुकी है, यानी कि बर्बाद हो चुकी है। कहा जा रहा है कि तकरीबन 4 लाख रियाल देकर भी $1 नहीं मिल पा रहा है, यानी कि $1 की कीमत 4 लाख 5 लाख रियाल हो चुकी है। इकोनॉमी पूरी तरीके से कोलैप्स हो चुकी है, करेंसी बर्बाद हो चुकी है, वहां की महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और यह आंदोलन शुरू हुआ था तेहरान के एक बाजार से और देखते ही देखते पूरे देश में फैल गया। गवर्नमेंट ने यहां पर बहुत कोशिश की कि इसको दबा दे, लेकिन दबा नहीं पाई। गवर्नमेंट ने यहां पर सिक्योरिटी कंसर्न भी दिखाया कि सिक्योरिटी कंसर्न दिखाते हुए इस आंदोलन को दबाया जाए, लेकिन इस आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने अपनी फोर्स का इस्तेमाल किया। लोगों को पकड़ो, जेल में डाल दो, लोगों को पकड़ो, बिना ट्रायल के सजा दे दो, ये सब सरकार ने अपनाया, जिसकी वजह से भीड़ और ज्यादा बेकाबू होती चली गई। चलिए देखते हैं इन तीनों के तीनों पॉइंट्स पे बात करके। देखिए बच्चों, सबसे पहले आप देखोगे कि जो ये पूरा आंदोलन हुआ है क्यों हुआ है। इकोनॉमिक ट्रिगर्स में आप देखोगे कि करेंसी बिल्कुल बुरी तरीके से गिर चुकी है, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुका है। कॉस्ट ऑफ लिविंग, आपके जीवित रहने के लिए कितना पैसा, कितना खर्चा लगता है। जाहिर सी बात है यार, अगर 10 रुपए का मेरे को एक बिस्किट मिल रहा है, 10 रुपए का बिस्किट मिल रहा है और यहाँ पे करेंसी गिर जाने की वजह से वही बिस्किट मुझे 10,000 का मिलने लग जाए, तो बैंक में रखा हुआ पैसा कितने दिन चलेगा? नहीं चला पाएगा भाई। यानी 10-10 दिन के लिए भी करोड़ों करोड़ों रुपए कम पड़ रहे हैं, ऐसी स्थिति आ चुकी है ईरान के अंदर में। बाजार बंद कर दिए गए हैं। पूरे देश में एक स्लोगन चल रहा है सरकार के खिलाफ, एंटी गवर्नमेंट स्लोगन चल रहा है। यहां पे स्लोगन दो तरीके के हैं, एक स्लोगन अमेरिका के फेवर में है और सरकार के खिलाफ है, एक स्लोगन अमेरिका के खिलाफ है और सरकार के फेवर में है। क्योंकि यहां पे एक दूसरा मानना यह भी है कि आंदोलन हो नहीं रहा है, ये आंदोलन खुद नहीं भड़का है, ये आंदोलन जन आंदोलन नहीं है, इसमें अमेरिका का हाथ है, इसमें चाइना का हाथ है और जानबूझकर यह आंदोलन भड़काया जा रहा है। तो कुछ लोग अमेरिका के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग अमेरिका के फेवर में आंदोलन कर रहे हैं और दोनों के खिलाफ, सरकार के खिलाफ और अमेरिका के खिलाफ यहां पे आंदोलन में स्लोगन, नारे लगाए जा रहे हैं। और यहां पर अमेरिका ने खुलेआम बोल भी दिया है कि अगर शांति पूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे आंदोलनकारियों के ऊपर सरकार जबरदस्ती करती है या कोई लाठीचार्ज या फिर कुछ ऐसी मतलब घटना करती है या फिर उनको पकड़ के जेल में डालती है, दुर्व्यवहार करती है, तो ईरान की गवर्नमेंट के खिलाफ डायरेक्ट एक्शन लिया जाएगा यूएस गवर्नमेंट की तरफ से। यह डोनाल्ड ट्रंप ने खुलेआम कहा है, खुलेआम। लेकिन ईरान ने भी साफ बोल दिया है कि इस गलतफहमी में मत रहना कि ईरान दब जाएगा। भाई साहब, ईरान आपका मुकाबला करेगा और ईरान आगे रह के आपका मुकाबला करेगा, पीछे नहीं हटेगा। ईरान के द्वारा ये कहा जा चुका है। अब देखिए लोग क्यों खिलाफ खड़े हैं। देखिए, हर एक देश में एक राष्ट्रपति होता है जिसकी
जिसको बहुत ज्यादा पावर दी गई रहती है। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे जो मसूद पजेश्कियान है, मसूद पजेश्कियान जो राष्ट्रपति हैं आपको ईरान के, तो भाई इनको तो पावर दिया था ना लोगों ने कि भैया आपको हम चुन के भेज रहे हैं, आप पावर हो। लेकिन यहाँ पे पावर इनके पास कहां पे है? यानी देखिए ईरान की एक बात करें, पहले तो राजनीति समझिए ईरान की, पहले ईरान की राजनीति समझिए। इनके पास पावर नाम के कुछ भी नहीं है, पावर के नाम पे कुछ भी नहीं है पजेश्कियान साहब के पास। ये पावर जो असली है ना भाई साहब, वो रिलीजियस, ठीक है, वो रिलीजियस ग्रुप्स के ऊपर है, ठीक है। रिलीजियस ग्रुप जो है ना ईरान में उनके पास है। रिलीजियस ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? जो धार्मिक गुरु हैं, जो धार्मिक गुरु हैं, आप उनकी बात करना, उनके पास बहुत ज्यादा है। और ये शिया मुसलमान है, ये सारे के सारे शिया मुसलमान है, वहां के धार्मिक गुरु। अब टैक्स बढ़ेगा तो ये डिसाइड करेंगे, धार्मिक गुरु डिसाइड करेंगे। टैक्स घटेगा तो धार्मिक गुरु डिसाइड करेंगे। ईरान तेल किसको बेचेगा, धार्मिक गुरु डिसाइड करेंगे। ईरान किससे डील करेगा, कौन सी डील करेगा, सब धार्मिक गुरु डिसाइड करेंगे। और ये खाली झुंझुना बजाएंगे राष्ट्रपति जी। तो इस राष्ट्रपति जी के खिलाफ आंदोलन निकला था, लेकिन देखते ही देखते पूरा सिस्टम बदलने की डिमांड की जा रही है। लोगों का इनसे गुस्सा इसलिए नहीं है कि इन्होंने काम ठीक से नहीं किया या क्या नहीं किया, इनसे गुस्सा इसलिए कि भैया आपको तो हम लोगों ने इलेक्ट करके भेजा था ना, आप अपनी पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हो? आप क्यों इन धर्म के ठेकेदारों को बनाकर रखा हुआ है, आका बनाकर रखा हुआ है, महामहिम बनाकर रखा हुआ है? भाई साहब आपको पावर दी गई है, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, तो आप उस पावर का इस्तेमाल करो और इनको इस पूरे के पूरे सिस्टम से बाहर निकाल दो। अब देखिए ईरान की इनस्टेबिलिटी भारत को कैसे अफेक्ट करेगी, ध्यान से सुनिएगा। पहला तो आप देखोगे यहां पे कि एक स्ट्रेटेजिक एक्सेस, ईरान एक ऐसी जगह पे बैठा हुआ है, एक ऐसी जगह बैठा हुआ है जो कि चाइना के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी इंपॉर्टेंट है और यूएसए के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर ईरान चला गया किसी और के हाथ में, ईरान की उथल पुथल नहीं रुकी, तो भारत इफेक्ट होगा। इसके बारे में डिटेल में हम लोग सब बात करेंगे। अब देखिए एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं। हम ईरान से बहुत ज्यादा तेल खरीदते हैं, अगर ईरान में हालात नहीं सुधरे तो तेल की कीमतें बढ़ेंगी। उसके बाद रीजनल बैलेंस ऑफ पावर, रीजनल बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा बिगड़ जाएगा, याद रखना, ठीक है। रीजनल बैलेंस ऑफ पावर इसलिए बिगड़ जाएगा क्योंकि जिस कंट्री का भी कब्जा ईरान पे रहेगा, या जिस कंट्री का भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस ईरान के ऊपर रहेगा, या जिस कंट्री का भी डिफेंस का इन्फ्लुएंस ईरान पर रहेगा, उसको कहीं ना कहीं एक स्ट्रेटेजिक फायदा जरूर पहुंचेगा, क्योंकि ईरान पे सभी की नजर है और जो बाजी मार लेगा वो बाजी मार लेगा भाई साहब। चलिए इन सभी के बारे में एक बार डिटेल में बात कर लेते हैं, आखिर ये तीनों पॉइंट क्या कहते हैं। यहां पे ध्यान दीजिएगा बच्चों, ठीक है, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ये दिखाई दे रहा है हमारा प्यारा भारत, ठीक है बच्चों, ये दिखाई दे रहा है हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये आपको पूरा पाकिस्तान दिखाई देगा, ये वाला पूरा आपको पाकिस्तान दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये लाल वाला दिखाई दे रहा है अफगानिस्तान है, लाल वाला दिखाई दे रहा है आपका अफगानिस्तान है, क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखेगा। और ये ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है ये आपका ईरान है, ठीक है, याद है। ईरान एक ऐसा देश है बच्चों, ईरान पे क्यों सबकी नजर है, एक और पॉइंट ये भी है, ईरान की पॉपुलेशन 9-10 करोड़ है, ज्यादा नहीं है, हमारे एक शहर से भी कम है, लेकिन उसका एरिया बहुत ज्यादा बड़ा है। यानी कि एरिया के हिसाब से ईरान की पॉपुलेशन इत्तू सी है भाई साहब, इत्तू सी। तो सोचिए अगर वहां पे कोई अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है, अगर कोई अपने मिलिट्री बिठाना चाहता है, तो कितना ज्यादा फायदा हो जाएगा उसको। तो आप देखेंगे यहां पर, ये आपने सभी देख लिया, लाल वाला आपको दिखाई देगा अफगानिस्तान, ठीक है, ये वाला आपको हमारा प्यारा भारत दिखाई देगा। मैंने कलर इसलिए मिटा दिया क्योंकि कलर कहीं मैच होकर आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। ये वाला आपको भारत दिखाई देगा। अभी देखिए ये पाकिस्तान, भारत को अगर अफगानिस्तान में जाना है तो कहां जाना पड़ेगा, तो इस रास्ते जाना पड़ेगा, पाकिस्तान के रास्ते जाना पड़ेगा। और ये अफगानिस्तान से ऊपर जितना भी मिडिल ईस्ट के देश हैं, सेंट्रल एशिया के देश हैं, वो सभी इसी रास्ते से होकर के गुजरेंगे। यानी पाकिस्तान के जमीनी रास्ते का इस्तेमाल करके ही हम लोग अफगानिस्तान या फिर सेंट्रल एशिया या फिर मिडिल ईस्ट के और भी देशों तक पहुंच सकते हैं। तो पाकिस्तान ने रास्ते बंद कर दिए भारत के लिए, भैया हम तुमको काय के लिए आने दे, तुम तो हमारे दुश्मन हो। और पाकिस्तान और भारत की दुश्मनी तो भैया पूरी दुनिया को ही पता है। अब यहां पर भारत के पास एक ही रास्ता रह जाता है, ठीक है, भारत के पास ये रास्ता रह जाता है। यहां पे देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है ईरान, ग्रीन वाला ईरान है। तो इसका एक पोर्ट है, इसका नाम क्या है, चाबार पोर्ट, ठीक है बच्चों, चाबहार पोर्ट यानी कि बंदरगाह है, आप लोग देखोगे बंदरगाह है। तो भारत ने बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस बंदरगाह के ऊपर किया हुआ है। और ये आप देखो कांडला से या फिर मुंबई से जो इस बंदरगाह का हम लोग क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। तो हमारी जो जहाज यहां पर आती है, इस बंदरगाह पर आते हैं और फिर हम लोग ये ईरान की जमीन इस्तेमाल करते हैं अफगानिस्तान जाने के लिए। ये अफगानिस्तान चले गए हम लोग, या फिर इसके ये ईरान में आ गए, या फिर इसके ऊपर जो भी और मिडिल ईस्ट के देश है, सेंट्रल एशिया के देश से हम लोग जा सकते हैं। यानी कि हमको पाकिस्तान तो नहीं आने देता है, लेकिन ईरान का रास्ता तो हम इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ईरान तक पहुंचने के लिए हमको किस बंदरगाह की जरूरत पड़ती है, इसकी जरूरत पड़ती है, ये है चाबार पोर्ट, क्लियर पॉइंट, याद रखेगा।
और अगर तो ईरान में उथल पुथल यूं ही चलती रही और इस चाबार पोर्ट को कोई नुकसान हुआ है, किसी और के अंडर में आ गया, तो भारत का यह वाला रास्ता भी बंद हो जाएगा मिडिल ईस्ट तक पहुंचने का, अफगानिस्तान तक पहुंचने का, सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का। क्लियर पॉइंट बच्चों? तो पहला नुकसान तो आपको यहां पे दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे कि पाकिस्तान ने ये सारे मिट्टी वाले रास्ते बंद कर दिए हैं, और अगर पाकिस्तान ये मिट्टी वाले रास्ते मान लो मान भी जाता है, तो ना जाने कैसी कैसी शर्तें रखेगा, और वो शर्तें हम तो कभी मान ही नहीं पाएंगे जो कि पाकिस्तान शर्त रखता है। सबसे पहले वो बोला कश्मीर हमको दे दो। हम कश्मीर कैसे दे देंगे भाई साहब? तो यहां पे आप लोग क्या देखोगे कि नहीं, पाकिस्तान की शर्त हम मान नहीं सकते हैं और बाकी रास्ता हमारे पास है नहीं। तो चाबार पोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और जो चाबार पोर्ट है, चाबार बंदरगाह है, हमें हमारे लिए तभी इस्तेमाल करने लायक है जबकि ईरान में शांति व्यवस्था बनी रहती है। क्लियर पॉइंट? सारी की सारी चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और जो भी दोस्त यहाँ पे नए हैं, अगर आपको लग रहा है कि सेशन बढ़िया चल रहा है और आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज दोस्तों इट्स रिक्वेस्ट कि आप लोग एक तो सेशन पूरा देखेंगे, क्योंकि आप लोग शुरू करके और बीच में निकल लेते हो, इससे हमें बहुत ज्यादा नुकसान होता है बच्चों, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट ये है कि आप लोग कमेंट करके बताते नहीं हो कि हाँ यार लेक्चर कैसा है। हम लोग कमेंट पढ़ते हैं तो हमको थोड़ा उत्साह मिलता है कि हाँ यार हमने कुछ तो अच्छा डिलीवर किया है, कहीं तो हम लोगों ने बेहतर करने की कोशिश किया है। आप लाइक भी नहीं करते हो, मैं देखता हूं व्यूज बहुत सारे होते हैं और लाइक नहीं करते हो, तो यार लाइक कर दिया करो यार, आपका क्या जाएगा लाइक कर देने में। क्लियर पॉइंट? उसके बाद सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। और अगर आप एस्पिरेंट हो तो मैं आपको दावा करता हूं कि 6 महीने मेरे चैनल पे आप लोग बन के रहो, क्योंकि ये करंट अफेयर स्पेसिफिक चैनल ही है। अगर आप लोग इससे बने रहे 6 महीने, ज्यादा नहीं तो आपको देखोगे 6 महीने के बाद जो भी एग्जाम दोगे ना, यहां से ही सारे के सारे एग्जाम में सारे करंट अफेयर स्ट्रेटेजी के यहीं से फंसने वाले हैं। आप लोग देख लीजिएगा बच्चों, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके अपने 2-4 दोस्तों को जरूर शेयर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप देखेंगे, मैंने आपको स्ट्रेटजी बता दी कि क्यों जो लोकेशन है ईरान की क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। अब देखते हैं एनर्जी सेक्टर पे क्या असर पड़ने वाला है, इकोनॉमी और एनर्जी सेक्टर पे क्या असर पड़ने वाला है। अभी देखिएगा, ईरान जो है, इंडिया जो है ईरान का आठवां ट्रेडिंग पार्टनर लार्जेस्ट, ठीक है। यार ईरान का आठवां लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। 1.3 बिलियन से लेकर के 1.7 बिलियन डॉलर तक का हम लोग ट्रेड आपस में करते हैं। और आप सोचिए इतना सारा हम तेल खरीदते हैं ईरान से, और हम लोग सामान अपना बेचते भी हैं। अगर ईरान में उथल पुथल नहीं रुकी तो ये पूरा का पूरा जो ट्रेड है वो धीरे धीरे कोलैप्स हो जाएगा, धीरे धीरे बर्बाद हो जाएगा, और यहां पे भारत का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। अब देखिए क्या हो रहा है, अगर ईरान में हालात नहीं सुधरे तो जाहिर सी बात है तेल का प्रोडक्शन नहीं होगा, तेल का प्रोडक्शन कम होगा, या फिर किसी और कंट्री का वहां पे कंट्रोल होगा, किसी और कंट्री का फॉरेन पॉलिसी में वहां की इन्वॉल्वमेंट होगी, तो जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन कम कर रहा है, या फिर हो सकता है कि तेल का प्रोडक्शन का जो पूरा लाइसेंस वाइसेंस है सब छीन ले ईरान से, यानी कि ईरान से उसके ऑयल का पूरा जो पूरा अधिकार है वो छीन ले। तो डेफिनेटली यहां पे ईरान में तेल की कीमतें बढ़ने लग जाएंगी। ईरान में तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हम भी तेल खरीदते हैं, तो आप लोग देखोगे कि ईरान में तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी। दूसरा, ईरान में जो भी जहाज जा रहे हैं, जो भी शिप जा रहे हैं भारत के, वो इंश्योरेंस लेकर के जाते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी आप क्या कहेंगी उन जहाजों को, उन सामानों को, के तुम तो भैया ईरान में जा रहे हो, ईरान में उथल पुथल मची पड़ी है, हम इंश्योरेंस 10 रुपए की जगह 100 रुपए लेंगे। तो इंश्योरेंस भी महंगा होगा ईरान के अंदर में, ठीक है। तो याद रखना, ईरान में अगर तेल महंगा हो रहा है, ईरान में अगर इंश्योरेंस महंगा हो रहा है, तो वही तेल हम भी तो मंगा रहे हैं। तो भारत में भी तेल महंगा होगा तो भारत में भी इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई आएगी, जैसे कि ईरान में महंगाई आ चुकी है, याद रखना, ठीक है। भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत ज्यादा घाटे में चला जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं भाई साहब तो पैसा आता है, इंपोर्ट करते हैं तो भाई साहब पैसा जाता है। अगर एक्सपोर्ट करके पैसा 50 रुपए, 500 मान लो 5,000 रुपए है, और इंपोर्ट करने से यहाँ पे 50,000 रुपए चला गया, तो हमारा 45,000 का नुकसान हुआ ना, ठीक है। यही क्या कहलाता है, करंट अकाउंट डेफिसिट कहलाता है। यानी कि हम लोग पेमेंट ज्यादा कर रहे हैं और हम लोग पेमेंट और पैसा ले कम रहे हैं। और ये कब हो रहा है, क्योंकि आप 10 रुपए का सामान पहले 10 रुपए का खरीदते थे हम लोग ईरान से, अब वहां पे प्रोडक्शन ही नहीं हो रही है तेल की, अब वही तेल हमको 100 रुपए का मिलेगा, 90 रुपए महंगा मिलेगा। तो जाहिर सी बात है तेल उतना ही आ रहा है, लेकिन पैसा हमारा बहुत ज्यादा जा रहा है। अब ये आप देखोगे इतना सारा पैसा जाएगा तो डेफिनेटली हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट तो इंक्रीज होगा ही होगा भाई साहब, ठीक है। इसमें कोई सोचने समझने वाली बात है ही नहीं। इसलिए ईरान की जो सिचुएशन है भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए गिद्ध की तरह एकदम पाकिस्तान भी नजर गड़ाए बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान को बहुत सारा फायदा होने वाला है अगर ईरान के अंदर में उथल पुथल मची रह रही है तो, याद रखिएगा, ठीक है। ईरान के अंदर उथल पुथल मची रहेगी तो पाकिस्तान को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब वो क्यों होगा, देखिए ईरान का जो लीडरशिप है ना, ईरान में जो लीडर्स हैं वो शिया मुस्लिम्स हैं। वो कौन है, वो शिया मुस्लिम्स है, याद रखिएगा, शिया मुस्लिम्स। और शिया मुस्लिम्स के खिलाफ हमेशा कौन रहते हैं, सुन्नी मुस्लिम्स रहते हैं।
हैं। और सुन्नी मुस्लिम्स को सपोर्ट कौन करता है? पाकिस्तान करता है, याद रखना। तो पाकिस्तान क्या करता है? बैकअप देता है। किसको? सुन्नी मुस्लिम्स को। सुन्नी जो एक्सट्रीमिस्ट है, मुस्लिम्स हैं, उनको बैकअप कौन देता है? पाकिस्तान देता है। किसके खिलाफ? ईरान के शिया के खिलाफ। ठीक है, याद रखिएगा। और दूसरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबानियों को सपोर्ट करता है, ताकि तालिबानियों के साथ मिलकर के वो अफगानिस्तान पर भी अपना कंट्रोल बना कर रख सके। क्योंकि ये देखिए, आपको एक चीज दिखा रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे फिर से इसको देखिए, ये देखिए, ये पूरा पाकिस्तान वाला एरिया, एक ही तो बाउंड्री है दोनों की। तो अगर तो पाकिस्तान को अच्छा खासा अगल बगल में इंफ्लुएंस रखना है, तो अफगानिस्तान उसको चाहिए रहेगा। तो वो तालिबान का कब्जा अफगानिस्तान पे है, तो इसलिए तालिबान के सपोर्ट में हमेशा खड़ा रहता है पाकिस्तान, याद रखना। तो जो ईरान है तालिबानियों के खिलाफ भी अपने बयान देता रहता है, और इस वजह से पाकिस्तान के खिलाफ भी बयान देना पड़ता है। और पाकिस्तान, ईरान में जो शिया मुस्लिम्स है, उनके दुश्मन सुन्नी मुस्लिम्स हैं, तो सुन्नी मुस्लिमों को पाकिस्तान सपोर्ट करता रहता है। तो यहां पे आप देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान का एक 36 का आंकड़ा दिखाई दे रहा है ईरान के साथ। ठीक है बच्चों। और दूसरा पॉइंट, यहां पे ईरान और भारत के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था 1990s में। 1990s में भारत और पाकिस्तान के बीच में, ईरान के बीच में एग्रीमेंट हुआ था कि भाई देख, अपन दोनों कैसे काम करेंगे। अपन दोनों ना अफगानिस्तान में पाकिस्तान की ताकत को कम करेंगे, पाकिस्तान की गहराइयों को कम करेंगे। क्यों कम करेंगे भाई? क्यों कम करेंगे? इसके पीछे क्या वजह है? तो यहां पे क्या बोला गया है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पे जो अफगानिस्तान है आपका बच्चों, ठीक है, जो अफगानिस्तान है, यहां पे तालिबान की हुकूमत है फिलहाल। ठीक है, तालिबान की हुकूमत है। अब देखिए, भारत जो है और ईरान जो है, ये दोनों मिलकर के इनकी पावर को कम करना चाहते हैं। किसकी? तालिबानियों की। लेकिन वहीं पे पाकिस्तान जो है, वहीं पे देखिए आपका पाकिस्तान जो हो गया और चाइना जो हो गया, पाकिस्तान और चीन जो हो गया, ये दोनों इनकी पावर को बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अगर तो अफगानिस्तान पे तालिबानियों की पावर बनी रही, तो पाकिस्तान को तालिबानियों का सपोर्ट मिलता रहेगा। दोनों भैया, तालिबान भी एक टेररिस्ट ग्रुप है, और पाकिस्तान तो पता ही भैया, ठीक है, पिताजी है, दादा है टेररिस्टों का, तो जाहिर सी बात है इनकी बनी रहेगी। और चीन तो चाहता है अफगानिस्तान के साथ अपना दोस्ती मेंटेन करके रखना, क्योंकि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ये पूरे के पूरे एरिया एक ही झटके में चीन के अंडर में आ जाएगा। अगर दोस्ती के लिहाज से देखो, तो पूरा एरिया उसके कंट्रोल में आ जाएगा, उसके निगरानी में आ जाएगा। तो यहां पे देखिए क्या होता है। तो इन लोगों ने 1990s में एक कसम खाई थी, ईरान और भारत ने, कि अफगानिस्तान में हम लोग पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस को रोकने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर ये उथल पुथल बनी रही, तो पाकिस्तान लेस रेसिस्टेंस फेस करेगा। इसका मतलब क्या है? पाकिस्तान के खिलाफ अभी दो ताकतें खड़ी हैं, भारत और ईरान, और लास्ट में क्या रह जाएगा? सिर्फ भारत ही पाकिस्तान के खिलाफ खड़े होने वाली ताकत रह जाएगा। तो यहां पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक बेनिफिट जरूर मिलने वाला है। उसके बाद आप देखोगे कि एक एंटी इंडिया नैरेटिव सेट कर दिया जाएगा भारत के खिलाफ। एक पूरा एक जो मेंटेलिटी सेट कर दी जाएगी अलग अलग देशों की। यहां भी भारत ने बहुत कोशिश की, देखो भारत कैसा है, कमजोर है, वमजोर है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। अब देखिए अफगानिस्तान वाला जो एंगल एक बार देख लेते हैं, ठीक है, जो मैं आपको कह रहा था। ठीक है, अफगानिस्तान में बात करते हैं। ठीक है, ईरान और इंडिया ने दोनों ने एक साथ तालिबानी फोर्सेस को खत्म करने की कसम खाई थी। खत्म नहीं करने की, सपोर्ट ना करने की। इसके लिए जो एंटी तालिबानी फोर्सेस थी, उनको भारत और ईरान ने बहुत ज्यादा सपोर्ट दिया है। क्लियर पॉइंट यहां पे। अब देखिए, भारत और इंडिया ने सपोर्ट दिया है। अब ये एंटी तालिबानी फोर्सेस को कमजोर करती हैं, जिससे क्या होता है कि जो पाकिस्तान होता है ना, अपना मोनोपोली, एकाधिकार जमाने में असफल रहता है बार बार। यानी कि बार बार पाकिस्तान को भारत और ईरान रोक देता है एकाधिकार बनाने से, यानी कि अफगानिस्तान में अपना वर्चस्व बढ़ाने से। अगर ईरान कमजोर पड़ जाता है इस उथल पुथल के कारण, तो आप लोग देखिएगा, ठीक है, पाकिस्तान का जो इंफ्लुएंस है अफगानिस्तान पे बढ़ने लग जाएगा। और ये एक स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी है, वो शिफ्ट होती हुई दिखाई देगी। अभी ईरान और भारत एक तरफ हैं, और बहुत अच्छा मतलब इनकी दोस्ती है, बहुत अच्छी इनकी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और ये दोनों एक अच्छी खासी शक्ति भी है। जो पाकिस्तान के लिए तो शक्ति है भाई साहब, बहुत बड़ी शक्ति है पाकिस्तान के लिए। लेकिन यहां पे पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, चाइना का एंगल देख लेते हैं। ठीक है, चाइना के लिए ईरान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ईरान के लिए चाइना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देखोगे 2021 में 25 साल तक का एक एग्रीमेंट साइन किया गया था ईरान और चाइना के बीच में, कि दोनों एक दूसरे का साथ देंगे। चाइना देखिए ईरान का सबसे बड़ा
ट्रेडिंग पार्टनर है और चाइना सबसे ज्यादा तेल का खरीदार भी है। क्योंकि देखिए ईरान के ऊपर बहुत सारे सैंक्शन लगे हैं, यूएसए ने, इजराइल ने, यूके ने बहुत सारे सैंक्शन लगा के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से इस बेचारे का तेल बहुत ही कम लोग खरीदते हैं, हम लोग उसमें से हैं जो खरीदते हैं। और चाइना बहुत ज्यादा तेल खरीदता है, इसी वजह से ईरान उसको डिस्काउंटेड रेट पे तेल भी दे देता है, यानी सस्ते दाम पे तेल भी दे देता है। और अगर ईरान की जो उथल पुथल जो है, उबड़ खाबड़ जो अभी राजनीति चल रही है, पॉलिटी चल रही है, इकोनॉमिक चल रही है, यहां पे अगर ठहराव नहीं आया तो ईरान पूरी तरीके से तबाह होने की कगार पे आ जाएगा। और उस तबाह होने की कगार पे उसकी सबसे बड़ी शक्ति कौन रहेगा? उसकी सबसे बड़ी शक्ति रहेगी चाइना, क्योंकि चाइना से ही उसको बहुत ज्यादा पैसा मिलता है, बहुत ज्यादा रेवेन्यू मिलता है। तो आप देखोगे यहां पे कि जो चाइना की शक्ति इसलिए बढ़ रही है क्योंकि ईरान कमजोर हो रहा है, क्योंकि ईरान कमजोर होगा तो कंप्लीटली किस पे डिपेंड हो जाएगा? चाइना पे डिपेंड हो जाएगा। और यहां पे ईरान की फॉरेन पॉलिसी में चाइना का इंफ्लुएंस, चाइना का प्रभाव आप लोगों को बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि भाई जब आप कमजोर हो चुके हो और आपकी 80 से 90% जीडीपी मैं ही दे रहा हूं, तो डेफिनेटली आपकी फॉरेन पॉलिसी मैं ही डिसाइड करूंगा। और ये भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, याद रखिएगा। और इस वजह से भारत की चिंता बहुत ज्यादा बनी हुई है कि ईरान को सपोर्ट कैसे किया जाए। अभी भारत तरह तरह के तरकीबें लगा रहा है, भारत यूनाइटेड नेशन में अपनी अपीलें डाल रहा है, देख रहा है, बातचीत करने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से ईरान को सपोर्ट किया जाए। और अगर मान लीजिए ईरान को सपोर्ट किसी कारण से नहीं भी कर पाए तो चाबार पोर्ट को कैसे बचाया जाए। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा, तो चैनल पे बने रहे, सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा दोस्तों। जय हिंद।